हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के कुछ तत्वों का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अब उसके आगे हम आज देखेंगे इस वीडियो में न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के निर्णय, विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। जैसा कि बोर्ड में भी आप लोग को प्रत्यक्ष दिख रहा होगा, इसको हम लोग विस्तृत रूप से आज इस वीडियो में चर्चा का केंद्र रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यायाधिकरणों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के अंतर्गत न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के निर्णयों को भी रखा गया है। न्यायालय के निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं। एक म्युनिसिपल न्यायालय अर्थात राज्य के न्यायालयों के निर्णय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी न्यायिक निर्णय होते हैं उनको भी यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। पहले हम इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। आधुनिक समय में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको कहा गया है, ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई है। अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी भी है। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है, यह कहना भ्रमात्मक होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि का बंधनकारी नियम होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पक्षकारों तथा संबंधित वाद पर बंधनकारी होगा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में ऐसी शर्तें दी गई हैं जिसके आधार पर विवादित पक्षकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय मानने होंगे, बंधनकारी होगा। न्यायालय के पूर्व निर्णय न्यायालय पर स्वयं बंधनकारी नहीं है। अर्थात जो पहले दिए गए निर्णय हैं वे बाद के निर्णयों में बंधनकारी नहीं होंगे। अर्थात वे कोई प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय नहीं बनाते, कोई गाइडलाइन नहीं बनाते तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को बदल भी सकता है। बहुत बार वे न्यायालय का मार्गदर्शन करते भी हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाह देने के मत का प्रश्न है, वह बंधनकारी होता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत सारे मामलों में सलाह देता है। वह सलाह सिर्फ ऐच्छिक होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह पक्षकारों पर बंधनकारी हो। उसका महत्व उस विशेष बात पर या मामले पर अंतर्राष्ट्रीय विधि से होता है। दूसरे शब्दों में, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय इस बात को प्रकट करते हैं कि किसी विशेष मामले पर उचित अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होगी। अर्थात उचित अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की ओर जरूर देखना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनेक निर्णय ऐसे ही होते हैं कि वे ऐच्छिक प्रकृति के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38
का जिक्र यदि करते हैं तो 38 घ के अनुसार विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायिक निर्णय गौण साधन मात्र है, सेकेंडरी है। दूसरी ओर न्यायाधिकरण तथा न्यायालयों के निर्णय के अंतर्गत राज्यों के निर्णय, राज्य का अर्थ देश के निर्णय, किसी भी देश के न्यायालयों के निर्णय क्या कहते हैं? राज्यों के निर्णय दो प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बनाए जा सकते हैं। पहला, न्याय के राज्यों के न्यायालय के निर्णय पूर्व निर्णय या पूर्व दृष्टांत के रूप में माने जाते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय यह बताते हैं कि उन परिस्थितियों में उस देश के अंतर्राष्ट्रीय विधि किस प्रकार समझी जाती है तथा किस तरीके से लागू की जाती है। राज्यों के न्यायालयों के निर्णय उन्हीं नियमों के अंतर्गत जिनमें प्रथा का विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम बनते हैं। न्यायालय के संविधि के अनुसार अनुच्छेद 38 घ के अनुसार यह निर्णय विधि को नियमों को निर्धारित करने के लिए केवल सेकेंडरी सोर्स के रूप में माना गया है, अतः यह बंधनकारी नहीं माना गया है। विधि के नियमों को जानने के लिए न्यायालय इनकी सहायता जरूर ले सकता है। इसके साथ ही यदि हम न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों के निर्णयों के अंतर्गत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालयों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं। पांचवा जो बिंदु है वह है विधि शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं। विश्व में अनेक ऐसे विद्वान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में अनेक चिंतन और लेखन करते रहते हैं। उन्हीं लेखनों के आधार पर कोई भी विवादित विषय वस्तु जब अंतर्राष्ट्रीय समाज या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है, तब यदि अन्य स्रोतों से वैसे विवाद की विषय वस्तु हल नहीं की जा सकती, तो विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाओं को भी देखा जाता है। विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं मानी जा सकती हैं, परंतु कभी कभी इनकी रचनाओं तथा मतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास होता है। विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं माने जाने के पीछे कारण यह है कि वे लिखित ही होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो लेखन किया गया है वह प्रत्येक देश के लिए लागू करने योग्य हो। विधि शास्त्रियों के मत स्वयं में कोई स्रोत नहीं माने गए हैं, परंतु इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का विकास होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार उच्च योग्यता प्राप्त विधि शास्त्रियों के मतों तथा रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए गौण साधन माना गया है। विधि शास्त्रियों के तथा भाष्यकारों के रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक न मानकर उन्हें सेकेंडरी सोर्स माना गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि को जानने के लिए सेकेंडरी सोर्स के रूप में प्रयोग कर सकता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कभी भी कोई विवादित विषय वस्तु आती है तो विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाओं को दूसरे स्थान पर रखा गया है, अर्थात
उन विवाद के विषय वस्तु को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाओं को दूसरे स्थान पर स्थान देता है। विधि शास्त्रियों की रचनाओं का महत्व संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति ग्रे ने पॉकेट हवाना के केस में बताया था। न्यायाधीश ग्रे के अनुसार यदि किसी मामले में कोई संधि नहीं है, जब किसी विवाद की विषय वस्तु बिना किसी संधि के उत्पन्न होती है, तब कोई संधि नहीं है, ना ही किसी कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका का निर्णय है, तो न्यायालय सभ्य राष्ट्रों की प्रथाओं तथा भाष्यकारों एवं विधि शास्त्रियों की रचनाओं का सहारा ले सकता है। यहाँ पर पॉकेट हवाना के केस में प्रमुख न्यायमूर्ति ग्रे ने यह कहा है कि यदि किसी मामले में कोई संधि या तो कोई कार्यपालिका या विधायिनी या न्यायालय का निर्णय नहीं है, वैसी परिस्थिति में उस विवाद के विषय वस्तु को सुलझाने के लिए विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाओं का सहारा लिया जा सकता है। विधि शास्त्री तथा भाष्यकारों के द्वारा वर्षों के श्रम तथा अभ्यास द्वारा संबंधित विषय पर मत प्रकट किए जाते हैं, लेखन किए जाते हैं, चिंतन किया जाता है तथा न्यायालय उनकी रचनाओं का इस बात को जानने के लिए सहारा ले सकता है कि किसी मामले पर वास्तव में विधि क्या है। अर्थात न्यायालय भाष्यकारों की रचनाओं तथा लेखकों की रचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेने का प्रयास करता है कि विवादित विषय वस्तु पर विधि क्या होनी चाहिए। छठवां जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में, वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, डिसीजंस और डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में काफी सहायक होते रहे हैं, अतः वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। स्टार्क के मत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग विभिन्न तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहयोग करते रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंग सुरक्षा परिषद द्वारा यह निर्णय कि यदि कोई सदस्य सुरक्षा परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे विशेषाधिकार वीटो नहीं समझा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी अथवा महत्वपूर्ण है तो उसका सुरक्षा परिषद स्वयं ही निर्णय कर सकती है। इस प्रकार के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायक ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए जो सिद्धांत या नियम बनाते हैं वह संबंधित संस्थाओं के सदस्यों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। यहाँ पर विधि की विस्तृत परिभाषा देते हुए यह विवेचना किया गया है कि किसी भी संस्थाओं के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे संस्थाएं कोई भी प्रस्ताव या तो आंतरिक कार्यों का जो सिद्धांत बनाती हैं वह सिद्धांत जो प्रतिपादित किया जाता है संबंधित सदस्यों या तो पक्षकारों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि संधियां किसी भी देशों के मध्य बनती हैं, की जाती हैं, तो वे जो भी संधियां हैं उन देशों के मध्य बंधनकारी प्रभाव रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग स्वयं इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि उनके सामर्थ्य
या क्षमता की क्या सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंगों के लिए यह कहा गया है कि वे इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि उनकी कार्य क्षमता क्या है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने संविधान संबंधी संलेख के विभिन्न प्रावधानों का भी निर्वचन इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जिनकी प्रकृति बंधनकारी होती है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि का एक भाग हो जाता है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के द्वारा संविधान संबंधी कोई भी लेख का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, अर्थान्वयन किया जाता है। वह जो अर्थान्वयन है वह एक नया अर्थ देता है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की एक विधि का एक भाग हो सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों को अधिकार प्राप्त है कि वह सामान्य रूप से अर्धविधायनी या अर्ध न्यायिक निर्णय दे सकते हैं। अर्थात कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी भी हैं जिन्हें क्वासी लीगल अर्धविधायनी या क्वासी लीगल अर्धविधायनी या अर्ध न्यायिक निर्णय दे सकते हैं। इस प्रकार के उदाहरणों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्णय उल्लेखनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षकार राष्ट्रों के द्वारा ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वे न्यायालय के दिए गए निर्णयों के समकक्ष होते हैं, अर्थात वे भी बंधनकारी होते हैं। कुछ विशेष मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के अंग संबंधित मामलों पर विधि जानने के लिए ऐसे मामलों को विधि शास्त्रियों की समिति को सौंपा भी जाता है, जिनके मत का काफी महत्व होता है तथा इस प्रकार के मत अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियमों के विकास में सहायक होते हैं। यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग संबंधित मामलों पर कोई भी विवादित विषय वस्तु के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्था या तो अंग विधि जानने के लिए ऐसे विवादित विषय वस्तु पर विधि जानने के लिए ऐसे विधि शास्त्रियों के समिति को सौंपते हैं। वहां पर उनके वाद विवाद के विषय में यह विवादित विषय वस्तु रहती है जो न्याय विधियों के क्षेत्र में काफी बड़ा महत्व रखती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं, अर्थात गौण स्रोत कह सकते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, राज्यों के पत्र, राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश, तर्क, साम्य तथा न्याय आदि आते हैं। इसमें पहला जो बिंदु है वह अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य है। यह है क्या? राष्ट्रों का पारस्परिक व्यवहार सौजन्य के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जिस तरीके से संबंध बनाता है उसके लिए कोई गाइडलाइन कहीं पर होता नहीं है। वे दूसरे देशों के साथ सामान्य सौजन्य के सिद्धांत पर व्यवहार बनाते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सौजन्य पूर्वक व्यवहार करता है तो दूसरे राष्ट्र को भी वैसा ही करना पड़ता है। ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के इस नियम का विश्लेषण करते हुए यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य से
अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता मिलती है। गौण स्रोतों के अंतर्गत राज्यों के पत्र को भी शामिल किया गया है। स्टेट पेपर्स आधुनिक विधि में करीब करीब सभी राष्ट्रों के आपस में राजनीतिक संबंध बने हुए हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आपस में पत्र व्यवहार भी करते रहते हैं। इन पत्रों को प्रकाशित भी किया जाता है, अनेक जर्नल्स में भी प्रकाशित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किया जाता है। इन पत्रों का अध्ययन करने में कई बार कुछ सिद्धांत भी पता चलते हैं जो कि राज्य पारस्परिक संबंधों में अपनाते हैं। कई बार एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ किसी खास बिंदु पर कोई समझौता करता है और वह पत्रों के माध्यम से करता है, तो अनेक विषयों को उन्हीं पत्रों के माध्यम से इंटरप्रेट करके एक दूसरे को समझाया तो स्पष्ट किया जाता है। पारस्परिक संबंध उन्हीं से बनते हैं। इस संबंध में विधि शास्त्री लॉरेंस ने लिखा है कि कई बार विधि के गंभीर तथा जटिल प्रश्न राजपत्रों के अध्ययन से निपट जाते हैं। लॉरेंस का ऐसा कहना है, विधि शास्त्री हुए हैं, कि कोई भी विवादित विषय वस्तु देशों के मध्य जो पत्र व्यवहार किया गया होता है उनके आधार पर भी सुलझ जाते हैं। तीसरा गौण स्रोत है राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकार के विधि सलाहकार कठिन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विभिन्न विषयों पर परामर्श या सलाह देते रहते हैं, जिनसे कठिन तथा विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान करने में सहायता भी मिलती है। अतः राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश को भी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में स्वीकार किया गया है। चौथा जो बिंदु है गौण स्रोत के रूप में, वह है तर्क, रीजन। तर्क हर युग में एक विशिष्ट स्थान रखता रहेगा। आधुनिक युग में तर्क का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी मामलों में भी तर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विधि संबंधी मामलों में तर्क का अपना स्थान है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के मामलों में कोई स्वीकृत या सर्वमान्य नियम नहीं मिलते तो उस दशा में तर्क द्वारा मामलों को निपटाया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई विवादित विषय वस्तु को हल करने का प्रयास किया जाता है, तब सर्वप्रथम स्वीकृत तथा सर्वमान्य नियमों की तलाश की जाती है। यदि सर्वमान्य नियम तथा स्वीकृत विधि नहीं मिलते, तब तार्किक माध्यम से तर्कों द्वारा वैसे विवादित विषय वस्तु को निपटाने का प्रयास किया जाता है। पांचवा जो बिंदु है इक्विटी एंड जस्टिस, यानी कि साम्य तथा न्याय। बार्सिलोना ट्रैक्शन केस को यदि देखें तो जिसमें न्यायाधीश जेराल्ड फिट्जमॉरिस ने यह मत प्रकट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में न्याय तथा साम्य के नियमों का सिद्धांत की आवश्यकता है। वर्तमान समय में नियमों तथा सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में तथा उसके कोडिफिकेशन या विकास में साम्य तथा न्याय के सिद्धांतों का योगदान
हमेशा से रहा है, वर्तमान समय में साम्य तथा न्याय के सिद्धांतों का हवाला देते हुए नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा समुद्र की नई विधि के निर्माण के संदर्भ में दिया जाता है। साम्य तथा न्याय के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में विशिष्ट क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी विधि के संदर्भ में, न्याय का प्रशासन के संदर्भ में, न्यायिक तथा गैर न्यायिक झगड़ों के निस्तारण के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के संदर्भ में। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव तथा घोषणाएं सार्वभौमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव तथा घोषणाओं के विधिक महत्व के विषय में बहुत ही मतभेद रहा है हमेशा से। कुछ विधि शास्त्रियों का ऐसा मत है कि इनका कुछ भी विधिक महत्व नहीं है तथा ये केवल राजनीतिक महत्व के होते हैं। दूसरी ओर कुछ विधि शास्त्रियों का कथन है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके विधिक लक्ष्य हो सकते हैं तथा कुछ बंधनकारी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत कार्यों के विषय में महासभा के प्रस्ताव बंधनकारी भी होते हैं, परंतु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि महासभा के प्रस्ताव सच्ची विधायनी प्रकृति के नहीं होते हैं। परंतु यदि किसी विषय पर अनेक समान प्रस्ताव पारित किए जाते हैं तो उससे तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान होता है तथा निर्णय देते समय न्यायालय इस बात को ध्यान में रखने को बाध्य होती है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव जो विधि निर्माण की प्रकृति के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नए सिद्धांतों के विकास को निरंतर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। परंतु जब वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों से संबंधित होते हैं तो उन्हें बहुमत से स्वीकार किया जाना राज्य सरकारों के मत का साक्ष्य भी होता है। महासभा द्वारा दिए गए निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायक होते हैं। यह निर्णय संस्तुति तथा प्रस्तावों के रूप में भी होते हैं, परंतु फिर भी राज्यों के मध्य करार होने में सहायक भी होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम के विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। महासभा के प्रस्ताव तथा घोषणाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये राज्यों के मध्य अनेक विषयों पर संधि तथा अभिसमय किए जाने में महत्वपूर्ण योगदान भी
देते हैं।